प्रखरता के साथ अपने विचार रखे, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि आपने पश्चिमी मानसिकता को इस देश में मद्यपान और नशे का कारक बताया है कि ये युवाओं में नशे को बढ़ावा दे रहा है, परंतु आदिकाल से ही हमारी संस्कृति में देवी देवताओं को मदिरा चढ़ाने का चलन है। महाभारत के काल से ही हम सब सोमरस से परिचित हैं। तो इस स्थिति में आप किस तरीके से ये कह सकती है कि मद्यपान करना ये पश्चिमी संस्कृति की युवाओं पर देन है? धन्यवाद मित्र आपके प्रश्न के लिए। निसंदेह आपने सही कहा, हमारी भारतीय संस्कृति में सोमरस की प्रथा है, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा उस सोमरस के बारे में। वह सोमरस कोई मदिरा नहीं, सोमरस ऊर्जा व बुद्धि के विकास के लिए जड़ी बूटियों से बनाई जाने वाली एक दवा थी, कोई मदिरा न थी। वह केवल देवता उसका सेवन करते थे ताकि वह युद्ध में अपने कौशल को, शारीरिक व मानसिक कौशल को सर्वोचित तरीके से व्यक्त कर सके। मदिरा का प्रसार व प्रचार हमारी भारतीय संस्कृति में कभी न रहा। धन्यवाद। अब मैं विपक्ष से वक्ता क्रमांक 6 को आमंत्रित करता हूं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। अर्थात गुणीजनों के संसर्ग में गुण की महत्ता बढ़ जाती है, किंतु गुणहीन व्यक्ति के संसर्ग में यही गुण, माननीयों यही गुण दुर्गुण में परिवर्तित हो जाता है। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं दिए गए विषय के विपक्ष में अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। सज्जनों, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा की क्रिया धातु जिसका अर्थ करना है से निष्पन्न है। संस्कृति किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है, जो उस समाज के चलने फिरने, सोचने, विचारने, कार्य करने आदि में परिलक्षित होती है। मेरे मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति मिश्रित संस्कृतियों का उदाहरण है। हमारी भारतीय संस्कृति मिश्रित संस्कृतियों का उदाहरण है, जिसके कारण हम आज भी यहाँ पर खड़े हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबके समक्ष इसे एक श्लोक से पेश करना चाहूंगी। आनो भद्राः प्रत्वयन्तु, आनो भद्राः प्रत्वयन्तु, विश्वतो तब्धाशो अपरिता शोधविदः, अपरिता शोधविदः। अर्थात कल्याणकारी, पराभूत न होने वाले, उच्चता को प्राप्त होने वाले शुभ कर्म चारों ओर से हमारे पास आते रहें। तो यदि पाश्चात्य संस्कृति के कुछ तथ्यों से हमारी मानव समष्टि का कल्याण हो रहा है, समाज में आखिरी पायदान पर रहने वाले मनुष्यों का उत्थान हो रहा है तथा आज की नारी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रही है, तो मान्यवर इसमें बुराई ही क्या है? और यदि यह पाश्चात्यवादी सोच हमारी भारतीय संस्कृति के लिए इतनी ही घातक थी, तो इस सोच के आने से पहले भी समाज में पशु बलि, नर बलि, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह जैसे दुर्गुणों का जन्म व प्रसार क्यों होता रहा? मौन नहीं मित्रों, इन प्रश्नों का उत्तर मौन नहीं है। इन प्रश्नों का उत्तर हमारे संस्कृति के कुछ गिने चुने अभाव हैं, जिनके संशोधन हेतु हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जिसके कई कानून भी इन पाश्चात्यवादी संस्कृतियों से ही प्रभावित हैं। सुधीजनों, हमारी भारतीय सेना प्रायः अपनी युद्ध तकनीकियों की तीव्रता को ढांक देने के लिए प्रायः कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी फ्रांस जैसे देशों के साथ युद्धाभ्यास करती है। परिणाम स्वरूप अभी हाल में ही हमने 400 डिफेंस सिस्टम नामक हथियार रूस से लिया है, जो कि एक पाश्चात्यवादी देश है, जिसने हमारी ताकत को विश्व शक्तियों के समकक्ष स्थापित कर दिया है। और हमारी भारतीय सेना की इसी सोच ने हम सबको सुरक्षित रखा है, जिसके कारण मेरे विपक्षी मित्र यहाँ आकर अपनी संस्कृति का परिचय दे पा रहे हैं। तो मैं यह कैसे मान लूं कि यह पाश्चात्यवादी सोच हमारी भारतीय संस्कृति के लिए घातक है? मान्यवर, भारतीय युवाओं को सांस्कृतिक रूप से पटनोन्मुख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर मैं इतिहास की बात करूं तो परतंत्र भारत में जब सबकी मति मंद पड़ गई थी, तो वह देश के युवा ही थे जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर जन चेतना फैलाने की दृष्टि से समाचार पत्र पत्रिकाएं निकालना शुरू किए। मान्यवर, देश गहरे अंधकार के गर्त में डूबा हुआ था, प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध थे। बीमारियां गांव को भस्मासुर की भांति भस्म करती जा रही थी। तब राजा राम मोहन राय व ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे राष्ट्रभक्तों ने अपनी परिष्कृत सोच द्वारा राष्ट्र में समाज सुधार के वाहक बने। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी स्वरचित पंक्तियां आप सबके समक्ष पेश करना चाहूंगी। पूरब पश्चिम कहने वालों, अपने राष्ट्र को कुरीतियों से बचा लो। संस्कृतियों के दोष कभी फुर्सत में निकाल लेना, पहले उनमें निहित मूल्यों को तो अपना लो, पहले
मूल्यों को तो अपना लो। अब मैं प्रश्नकर्ता क्रमांक 6 को आमंत्रित करता हूँ। जैसा कि सर्वप्रथम आपने जिस आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखे इस वक्तव्य पर और इस विषय पर मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, परंतु इस देश में और इस संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के बाद जो प्रेम विवाह विच्छेद हो रहे हैं, माता पिता के प्रति असंवेदनशील व्यवहार आ रहा है और दिन प्रतिदिन खुलेआम अवैध संबंधों की स्थापना हो रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारे निर्मल संबंधों को दुर्बल और दूषित कर रहा है? धन्यवाद मित्र। मैं आपके प्रश्न का पूर्ण सम्मान करते हुए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देना चाहूंगी। मेरे मित्र, यहाँ पर बैठे वर्दीधारी फौजी अफसरान को यह बात पता है और मैं आप सबको भी यह बताना चाहूंगी कि हमारी भारतीय सेना में कई ऐसे कानून, ड्रिल व पालन हैं जो पाश्चात्य संस्कृति से ही लिए गए हैं। मेरे मित्र, इन नियमों ने तो हमें किसी प्रकार से आघात नहीं किया। किया? जी नहीं। उत्तर मैं देती हूँ कि क्यों नहीं किया। मेरे मित्र, क्योंकि ये गुण थे और आप जिनकी बात कर रहे हैं वह दुर्गुण है और हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कहती कि आप किसी संस्कृति के दुर्गुणों को अपनाइए। और मेरे मित्र, हमारी पाश्चात्य संस्कृति यह भी नहीं कहती है कि आप अपने माता पिता का आदर न करें। अंततः मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आत्ममुग्धता के स्वप्न में जीने वालों को वह संदेश देना चाहती हूँ। आत्ममुग्धता के स्वप्न में जीने वालों मैं ही राष्ट्र हूँ। मैं राष्ट्र की पहचान को खोने नहीं दूंगी, खोने नहीं दूंगी। धन्यवाद। Result and prize distribution, we have a small cultural program. I would request all the participants to please occupy the seats behind the judges. मध्ययुगीन भोपाल में नवाबों की हुकूमत का दौर भी एक सुनहरा समय था। नवाबी तहजीब व नवानियत की खुशबू आज भी भोपाल की हवाओं में बसती है। नवाबी हुकूमत का जिक्र भोपाल की बेगमों की रुतबा बखानी के बिना अधूरा है। इस दौर की 4 बेमिसाल और मजबूत मीनारें थी। नवाब कुत्सिया बेगम, नवाब शाहजहां बेगम, नवाब सिकंदर जहां बेगम और नवाब सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने अपने रुतबे से एक और जहां महलों, मस्जिदों, गुम्बदों और मीनारों का निर्माण कराया, वहीं दूसरी ओर स्त्रियों के लिए शिक्षा व सशक्तिकरण के मार्ग भी खोले। पूरी दुनिया में भोपाल अकेला ऐसा राज्य रहा है जहां लगातार 4 बेगमों ने शासन किया। इन बेगमों की शान और उनके रुतबे की झलकियों के साथ प्रस्तुत है नृत्य नाटिका बेगम्स ऑफ भोपाल। From the decline of the Mughals to independence, Indian history is a tale of impermanence and unrest. Yet, one state in India remains stable, the state of Bhopal. Yes, the present city of lakes, Bhopal too has seen many ups and downs and rule of great kings, Nawabs, Sultans and Begums too. My story started in 11th century when I, Bhopal, came into prominence when the illustrious and scholar Raja Bhoj of the Parmar dynasty founded the city of Bhojpal named after him. Later, I came to be known as Bhopal during Britishers and Begums rule. Then again, after independence, I was renamed as Bhopal. In the early 18th century, while the rest of the country raged with revolts against British domination and rivalries between the princely states, I, Bhopal, was ruled by 4 brilliant and dynamic women rulers who were Nawab Kutsiya Begum, Nawab Sikandar Begum, Nawab Shahjahan Begum and Nawab Sultan Jah Begum. The Begums of Bhopal created a legacy of courage, valor and willpower for us to live by. Today, I salute to their undying spirit. तू फलातुनु अरस्तु है, तू ज़ोरा परवीन, तेरे कब्जे में है गर्दुम, तेरी ठोकर में जमीन, हाँ उठा जल्द उठा पाए मुकद्दर से जबीन।
मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। Qudsiya Begum, the great-granddaughter of Mamula Bai, who became a widow at the tender age. As Qudsiya was illiterate and was kept in strict parda, now emerged without the veil and took a lesson in riding, martial arts and the arts of war. She crowned her daughter as the Nawab of Bhopal. She had a lot of concern and care for her people. She was a great patronage of art and architecture and showed respect to other religions as well, which depicted in her majestic monuments like Jama Masjid and Gohar Mahal, a fusion of Hindu and Mughal architecture. तोड़कर रस्म के बुत बड़े कदामत से निकल, ज़ौफ़ इशरत से निकल, वहमे नज़ाकत से निकल, नब्ज़ के खींचे हुए हल्क ए अज़मल से निकल। ये भी एक कैद ही है, कैद मोहब्बत से निकल। राह का खार ही क्या, गुल भी कुचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। The second to ascend the throne was Sikandra Begum, the only daughter of Qudsiya Begum, became the Nawab of Bhopal after her mother's death. After being betrayed by her husband Jahangir, she took courage and became an expert in all martial arts, fought and won many battles. Like her mother, she also did a lot of public welfare. A century ago, Sikandra Begum was a great visionary and had an eye for detail. Well informed and diligent, she commanded her army and personally inspected the courts, treasury and district offices. In a man's world, she not only kept up with the men of her time but also proved herself better than them. Like her mother, she also patronized art and architecture like the Moti Masjid and the Shaukat Mahal. Sikandra's success, Begum Shahjahan, was delicate and feminine. She preferred music, poetry, art and architecture, unlike her predecessor. With Shahjahan, Bhopal's royal court saw for the first and only time the atmosphere of austerity and simplicity, replaced by the pomp and splendor. A period when breath of joy and gaiety was let into the life of Bhopal. Nawab Shahjahan Begum brought Bhopal state into the age of the Industrial Revolution. She built the first railway, established irrigation facilities, and also set up the first municipality in Bhopal. Continuing the legacy of creativity,
Shahjahan Begum built Tajul Masajid and Taj Mahal Palace. कद्र अब तक तेरी तारीख में जानी ही नहीं, तुझमें शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। Nawab Sultan Jahan was the last but not the least of the 4 Begums who ruled India's second largest Muslim princely state with a majority of Hindu population. Her reign commenced with a challenge where she had to face weak economy, dependency towards the British government. She determined to dedicate her life to the reconstruction of the edifice built by her illustrious ancestors. Sultan Jahan's period was the most glorious one, and she became the famous ruler of Bhopal, a great reformer in the tradition of her mother and grandmother, Sultan Kai Khusro Jahan. Founded several important educational institutions in Bhopal, established free and compulsory primary education. From 1920 until her death, she was the only founding lady chancellor of Aligarh Muslim University. Her great contribution for the women was the Pari Bazaar. A market for the women where they could shop freely without their wares. And she also built the Ahmedabad Palace and the Nur Sabha Palace. We have always believed that the women in olden days were not empowered, but Bhopal's history defies this statement. Someone rightly said, legacy is not what's left for tomorrow. When you are gone, it's what you give, create, impact and contribute today while you are here. That then happens to live on. The Begums of Bhopal created courage and willpower for us to live by. होशे होशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है क़ज़ा तेरे लिए, कहर है तेरी हर नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए, रुत बदल डाल अगर भूल न भलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। मानव सभ्यता का विकास भी पृथ्वी पर नदियों के तट से ही आरंभ हुआ। नदियां हमारी संस्कृति व सभ्यता के विकास के हर चरण की साक्षी हैं। नदियां केवल जल की ही नहीं, अपितु विकास की धारा को भी साथ लिए निरंतरता व संपन्नता के प्रतीक स्वरूप प्रवाहमान होती हैं। उत्तर में गरिमामयी गंगा, मध्य में निर्मल नर्मदा और दक्षिण में करुणामयी कृष्णा अपने प्रवाह से हमारी संस्कृति को सिंचित करती है। ऐसी प्रेरणादायी, जीवनदायिनी, पवित्र व पूज्य नदियों की वंदना है हमारी अगली प्रस्तुति। गंगा, नर्मदा और कृष्णा नदियों की कथक, भरतनाट्यम व ओडिसी की नृत्य मुद्राओं के माध्यम से स्तुति के लिए आमंत्रित है नृत्य मंचन नदी नाम महिमा। नीलभद्र सरोवर भगवती तव
बेजान साजों से आवाज के पंखों पर उड़ने लगता है कोई गीत, जब उठती गिरती पलकों पर छा जाती है स्वप्न धुन, साथ साथ गुनगुनाता है दिल, क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव है। नृत्य नाटिका की मोहक प्रस्तुति के पश्चात सुरों की सरिता के उठते गिरते संवरते प्रवाह की लयबद्ध
स्वर प्रस्तुति के लिए आमंत्रित है पल्सेटिंग रिदम अपने 2 गीतों के साथ। ये गीत एक और जहां हमें ले जाएंगे मित्रता और प्रेम की दुनिया में, वहीं दूसरी ओर करेंगे हमारे भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार। तो उठाने को संगीत का आनंद अपार, आइए बुलाते हैं मंच पर स्कूल बैंड को साभार। इन बांग्ला पंक्तियों का यह अर्थ है कि मेरा मस्तक सदैव ऊंचा रहे, मेरे मन में भय की बूंद ना हो और ये धरती ज्ञान मुक्त आकाश के नीचे बढ़ ना पाए। यह गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अभिनव गीतांजलि से लिया गया है। तो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह गीत जगाओ मेरा देश।